अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाहिद टॉक्स। आज मेरे साथ अब्दुर्रहमान है, सियालकोट पंजाब पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। तो इनसे मैं कुछ सवालों जवाब करूंगा और वो होंगे कि आपने सुना होगा और अक्सर आपका न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे देखा सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं यूरोप जाने की कोशिश करते हैं थ्रू अदर मीन्स, मतलब इलीगल मीन्स जिसे कहते हैं। तो ये जो अब्दुर्रहमान साहब हैं, ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस तरह की एक ट्राई कर चुके हैं। इन्होंने यूरोप जाने की एक ट्राई की थी, नाकाम ट्राई की थी। तो उस बारे में मैं इनके साथ व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे जो मैं चाहता था कि वो सारे क्लैरिफिकेशंस जो हैं इस व्लॉग में आज इनसे बात करके वो क्लियर होंगे और इससे जो है काफ़ी नॉलेज बढ़ेगा और हमें पता लगेगा ये कितना ख़तरनाक काम है और कितना जो है ये ज़िंदगी आपकी जो है तकरीबन ख़त्म हो जाती है और कितना बड़ा रिस्क आप लेते हैं। अब्दुर्रहमान, वेलकम टू शाहिद टॉक्स। थैंक यू भाई। अच्छा अब्दुर्रहमान, अपने बारे में बताएं, आप सियालकोट से हैं? जी मैं सियालकोट। अच्छा, ये आपने यूरोप जाने की ट्राई की थी, पहुंच गए थे या क्या? थोड़ा बताइए उस बारे में। जी, हमारे एक दोस्त थे एजेंट, तो उन्होंने हमें वो सब्ज बाग दिखाए। हम उनकी बातों में आ गए। 3 लड़के हम सियालकोट से तैयार हुए, तो फिर हम लाहौर पहुंचे। वहाँ के 3 लड़के उसके और थे वहाँ पे रेडी होकर बैठे हुए। तो उसने एक ग्रुप टाइप तैयार किया, तो हमें उसने निकाला कोयटे के रास्ते से। तो कोयटा पाकिस्तान, कोयटा? हाँ जी बिल्कुल, कोयटा से निकाला। वहाँ से कुछ अफ़गानी हमारे साथ उन्होंने मुलव्वस किए। ऐसे मिला के तकरीबन 20 लड़के हम रेडी हो गए। तो वहाँ से हम जा रहे थे, तो ये तकरीबन 1 मंथ का सफ़र था। तो जिसमें हमें थोड़ा वो बताएं ना कि आप सियालकोट से, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके जहन में ये चीज़ आई कैसे? तो किसको देख के आप मुतासिर होके गए थे या आपको शौक था? और ये इतना खतरनाक सफर करने के लिए आपके फैमिली से आपने किस तरह इजाजत ली या उनसे नहीं ली, या इतना ये खतरनाक स्टेप आपने उठाने की कैसे हिम्मत कैसे की, वो थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली पहले इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी, उसकी वजह से कुछ लड़के पहुँचे थे वहाँ पे, हमारे गाँव के हमारे रिलेटिव थे वो। तो हमें मतलब उनका माइंड में आता था कि यार वो अगर पहुँच गए हैं तो हम भी कोशिश करके पहुँच जाएंगे। तो जब ये कोरोना के दिन थे, उन दिनों में बहुत ज़्यादा सख्ती थी हर जगह पे, तो उसकी वजह से बॉर्डर वगैरह भी टाइट किए हुए थे उन लोगों ने हर जगह पे। तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा जलालत देखी हमने रास्ते में। तो घर वालों को बताया तो नहीं था, अगर बताते तो वो कभी भी हमें इजाज़त नहीं देते जाने की। तो हम एजेंट की बातों में फिर आ गए और सियालकोट से निकले। हम कोयटा तक गए हैं। पहले लाहौर, वहाँ से 3 लड़के हमने और साथ मिलाए अपने ग्रुप में, और फिर हम कोयटा पहुँचे हैं। कोयटा से फिर हमें आगे से वो कुछ मिले थे, अफ़गानी मिले थे, और फिर आगे ईरान की टैंकी शुरू हुई जब हम ईरान में एंटर हुए। अच्छा, ये बताइए कि एजेंट, आप कह रहे हैं कि आप एजेंट से आपको कांटेक्ट हुआ था। जी जी। वो एजेंट आपको कहाँ मिले और किस तरह मिले थे आप? सर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे कुछ रिलेटिव लड़के पहुंचे थे वहाँ पे, हमने यूरोप पहुंच चुके थे? बिल्कुल पहुंचे थे। तो इसी रास्ते से? इसी रास्ते से। लेकिन तब सख्ती कम थी ना, अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी नामुमकिन है बिल्कुल ऐसा। अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और जो लेते हैं वो वापस आ जाते हैं। जिन लोगों को पता है कि ये इलीगल है और बहुत टफ हो गया हुआ, अभी वो कतई नहीं जाते। अच्छा, आप कोयटा तक, तो आप सियालकोट पंजाब से सफ़र करते करते कोयटा तक पहुंच गए थे? कोयटा जब हम लोग पहुंचे हैं तो बस से उतरे हैं हम, तो वहाँ से एजेंट का ही बंदा हमें वहाँ से पिक करने आया, अपने ना स्टाफ के पास लेके जाने के लिए। हमें ड्राइवर से उतारा। उसने पुलिस को मुखबरी कर दी कि मैं कुछ लड़के जो है ना डेंकी के लिए लेके जा रहा हूँ। तो पुलिस ने रास्ते में से हमें वैन से उतार लिया। तो ड्राइवर ने उनको मुखबरी की हुई थी, तो वो पुलिस वाले ने हमारे वो बैग वगैरह चेक किए। उसमें वो चने थे, खजूरें थी, तो हमारे पॉकेट्स में हमने पैसे कुछ छुपाए हुए। तो वो सब कुछ देख उसने कहा कि तुम लोग डेंकी लगा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर ये पुलिस पाकिस्तानी थी या? पाकिस्तानी थी, कोयटा की। तो तुम्हारे ऊपर FIR हम लोग काटेंगे और तुम्हें 6 साल की कम से कम सजा होगी। तो मतलब धोखे हमें पाकिस्तान से शुरू हो गए थे हमारे साथ। नहीं, जब आप एजेंट से बात हुई थी और आपको कब पता लगा कि अब धोखा हो गया है? जब वो पकड़े गए ना हम लोग, तो तब भी हमें पता चल गया था कि ये इस बंदे ने मुखबरी की है। जो ड्राइवर है ना, वो जानबूझ के उस रास्ते से हमें लेके गया चौकी पे, और उन्होंने एक छोटी सी आवाज़ दी है, तो उसने साइड पे गाड़ी लगा। अच्छा, ये बताएं, आपने एजेंट को पैसे कितने दिए थे? मैंने एडवांस उसको 1 लाख दिया था यहाँ पे ईरान जब पहुँचा हूँ। ठीक है, यानी आप घर से निकलते हुए कोई पैसे नहीं दिए आपने? नहीं, ईरान जब पहुँचा हूँ तकरीबन 1 हफ्ते में हम लोग ईरान कैसे पहुंचे आप? कोयटा से फिर हम लोग गए हैं आगे ईरान। ये डाले होते हैं, डालों का सफ़र था। बलूचिस्तान आता है, बलूचिस्तान के लोग हमें
तफ्तान, ईरान, ये सारे बॉर्डर क्रॉस करवा कर हमें फिर वो ईरान में एंटर करते हैं। फिर ये जो बस होती है डेवो, इसके इंजन के पास एक छोटा सा कैबिनेट बनाया होता है इन्होंने, लोहे का वेल्ड बस का जो इंजन होता है उसके साथ एक कैबिनेट बनाया होता है, जैसे वो मुर्गियों का आला टाइप नहीं होता उस तरह का। तो उसमें कितने लड़के वो उसमें जगह तो तकरीबन 3 बाई 3 फुट थी। हमें 6 लड़कों को उसने ऐसे करके बिठाया हुआ था। 3 की जगह और 6 लड़कों को उसने स्क्वीज करके फंसा के बिठाया है। फंसा के आगे लोहे की प्लेट लगा के उसको स्क्रू से टाइट किया हुआ था, और फिर ऊपर एक वो वॉलपेपर टाइप शीट लगाई हुई थी ऊपर, कि पता ना चले। हाँ जी, यहाँ पे लोहा काटा हुआ है इन्होंने, और अंदर को बुक्स। तो आप बेसिकली कोयटा से ईरान आप इस तरीके से गए हैं। तो आप भी उनमें से थे जो स्क्वीज करके? जी हाँ बिल्कुल। हम तकरीबन 18 घंटे में रहा हूँ उसमें, डेवो की डिक्की में, इंजन के बिल्कुल पास। इंजन की हीट जो है 18 घंटे वो बर्दाश्त की हमने। उसके बाद हमारे पास एक पानी की बोतल थी, कुछ खजूरें थी, और वो था थोड़ी से वो कुछ और खाने का। ठीक है, आप ईरान से आगे का बताइए कि उसमें क्या मुश्किलात थी, कितना लंबा सफर था, कितने लड़के थे, और एजेंट्स किस तरह आपको आगे लेके जा रहे, कितना, और ये डेंजरस और व्यूअर्स ये गैर कानूनी है, इट्स इलीगल, एब्सोल्यूट इलीगल अभी भी ये जो लोग हैं कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इनसे बात करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, और जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करें कि यूरोप जाने के लिए जो किसी भी हद को पार करने के लिए जो अपना पैसा ज़ाया करते हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते हैं। तो अब ईरान पहुंच गए, तो आगे क्या सफर था और कैसे? हमारी जो मुश्किलात थी वो तो यहाँ पाकिस्तान से शुरू हो गई थी। जब यहाँ से कोयटा से आगे बलोचियों के हम हाथे लगे हैं, तो वो जो डाले होते हैं उनमें 10 आदमियों की जगह 20 लड़के बिठाते थे। पहले बिठा के फिर उनके ऊपर बिठा के फिर ऊपर वो तरपालें फेंकते थे ऐसे करके, ठीक है। उसमें भी सांस मत होता था। फिर वो जंगलात में से, वो पहाड़ियों में से वो बस चलाते ही जा रहे हैं। कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ लड़के बीच में से गिर रहे हैं नीचे, फिर उनको ठुड्डे मार रहे हैं। तो जब टांगें थक जाती थी बैठ के, तो ये तशद्दुद एजेंट्स के जो लोग होते थे वो करते थे, जो हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे टैंकर थे जो हमको लेके जा रहे थे वो तशद्दुद करते थे ऐसा। तो ईरान तक हम लोग पहुंचे हैं, तो वहाँ पे पहुंचने तक हमें तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए थे घर से निकले हुए। तो 6-7 दिन हमने वो खजूर और ये चनों पे गुजारा किया था। पानी कहीं मिलता था। जब कोयटा से आगे निकले तो आगे रेगिस्तान है सारा, आगे पानी बहुत मुश्किल है। इस टाइम में आपका अपने घर वालों से कांटेक्ट हुआ, कोई फोन के ऊपर? जब मैं कोयटा पहुंचा हूँ तो तब मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि मैं घर से निकल चुका हूँ। तो आपके घर वालों की क्या उनकी कंडीशन थी और क्या मैंने उनको ज्यादा मतलब मौका ही नहीं दिया बात करने का, बस जस्ट उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। तो उनको यही कहा कि अभी दुआ करें, इसके अलावा और कोई हाल नहीं, मैं वापस नहीं आ रहा। क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही कुछ इस तरह के, मजदूरी वहाँ पे है नहीं, तो जलालत बहुत ज्यादा, इसलिए हमने ये। अच्छा, आप ईरान से आगे का सफर बताइए। ईरान से अगला पड़ाव अगला कंट्री कौन सा था? 8 से 10 दिन तकरीबन हमें लगे वहाँ पे ईरान तक पहुँचने में, और 8-10 दिन के बाद हमें जो है ना वहाँ पे ईरान में खाना मिला, ईरानियों ने दिया। तो वो एक मुर्गी थी और 4-4, 5-5 लड़के थे हम लोग, हमने वो खाना वगैरह खाया। ईरान से आगे फिर हमें, ईरान भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ईरान से आगे हमें फिर वो उनकी एक जगह होती है, वहाँ पे रख लेते हैं, फिर आगे चेक करते हैं, बंदे को भेजते हैं, गाड़ी उनकी जाती है आगे जाके राउंड लगा के आती है। अगर रोड क्लियर होता है तो फिर वो पीछे से गाड़ियों को साइन देते हैं, फिर वो लड़कों को भरते हैं, 10 की जगह 30-30 लड़के डालते हैं, फिर लेके जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह। तो हमें वो फिर ईरान से आगे जंगलात के रास्ते से, वो मेन सिटी को एंटर नहीं थे ना होते, चेकिंग होती थी, सिटियों से बाहर जंगलात के इलाके से हमें वो लेके जा रहे थे। फिर जब हम लोग पहुंचे हैं तुर्की के बॉर्डर के पास, तो वहाँ पे तुर्की के बॉर्डर पे थोड़े दिन पहले, हमारे जाने से थोड़े दिन पहले ना, 2 तुर्की के जो फौजी थे, जंदरमा उनको बोलते हैं, जो उनकी फौजी जंदरमा बोलते हैं उनको, हाँ जी जंदरमा बोलते हैं। 2 फौजी घोड़े के ऊपर वो राउंड कर रहे थे। तो आप ईरान से तुर्की के बॉर्डर की जब पहुंचे उसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे पहुंचने से 2 दिन पहले की बात है या 3 दिन पहले की बात है। वो फौजी जंदरमा जो वो अराउंड कर रहे थे, और ये एक टोला था इनका अफगानियों का। तो इनको देख लिया, अफगानियों को छुपे हुए बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो उन्होंने इनको मतलब बुलाया, उनका माइंड था कि हम इनको अरेस्ट करते हैं। तो जब उन्होंने तशद्दुद किया या उनको मतलब थोड़ा गर्म लहजे में बोले, वो तुर्की के जो फौजी थे, जंदरमा थे, तो इन अफगानियों ने उनसे गन्ने और छुरे छीन के उनको ज़बह कर दिया उधर ही जंदरमा को। अच्छा, उनको ज़िबा कर दिया टर्किश फौजियों को? हाँ जी, उनके साथ अफगानियों ने बिल्कुल उनके सर उतार दिए उधर। तो अभी भी सर उतार दिए बिल्कुल।
फिर 3 दिन उनके पूरे तुर्की में, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, 3 दिन पूरे जो है ना तुर्क में वो सोग मनाया उन्होंने, सरकारी छुट्टियां की हैं। इतना बड़ा ये सानिया हो गया था ये वाला। बिल्कुल। इसकी वजह से उन्होंने फिर जहाँ पे एक बंदे की जरूरत होती थी वहाँ पे 10-10 बंदे तैनात किए हुए थे। तुर्की के जब हम लोग बॉर्डर पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी ठंडी हवाएं थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो फिर खाने पीने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था, कभी कभी चश्मा हमें नज़र आता था कहीं, वहाँ पे भी ये भेड़ बकरियों का जो है वो गंद उसके पानी के अंदर होता था जो हम पीते थे वहाँ से। तो खाना पीना कुछ नहीं था, ये सूखी रोटियाँ होती थी, कभी कभी मिल जाती थी, मतलब एक दिन बाद 24 आवर के बाद थोड़ी थोड़ी दे देते। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती थी, आगे से इनको सिग्नल नहीं था मिल रहा ना, क्योंकि उन्होंने बहुत एजेंट्स की कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कंट्री टू कंट्री, स्टॉप बाय स्टॉप होते हैं कि आगे बंदा लेके जाना है। ये एजेंट्स के आगे एजेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैं आपके 10 आदमी छोड़ के आ रहा हूँ, मतलब एक चौकी से उठा के दूसरी, जैसे लाहौर से इस्लामाबाद छोड़ के आ रहा हूँ, 10 आदमी मैंने छोड़े हैं और पर आदमी मैं 1000 रुपया लूंगा, ठीक है। तो वो 10 छोड़ के आएगा, उसके 10,000 पक्के हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप टर्की पहुंच गए थे? नहीं पहुंचे अभी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती थी, फिर उसकी वजह से तकरीबन हमें 3 से 4 दिन वहाँ बॉर्डर पे पहाड़ों के बीच ही सोना पड़ा, आगे से सिग्नल नहीं था मिलता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने टफ किया हुआ था। फिर एक मरतबा रात को सुबह फजर की अजानों के टाइम ये हमें बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे, हमारे पाँव की आहट की वजह से, और हमारे बीच एक अफगानी फैमिली थी, उनका बच्चा एक रो रहा था। अच्छा, अफगानी फैमिली भी थी, फैमिलियों के साथ भी लोग थे, छोटा सा बच्चा था उनके साथ, तकरीबन 1.5 से 2 साल का होगा। ठंड लगने की वजह से बच्चा बीमार हो गया था, तो वो उसको में भी कहीं पेन होती थी छाती वगैरह में, उसको खांसी भी थी और वो बहुत ज़्यादा शोर भी मचाता था, रोता था। बच्चे की रोने की आवाज़ से जो है ना, वो जब हम लोग सुबह फजर के टाइम एक दिन थोड़ा सख्ती कम हुई तो हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो बच्चा रोया जब, तो रात को आवाज़ गूंजती है बहुत ज़्यादा, तो उनको आवाज़ पहुंची वहाँ पे। उन्होंने रडार लगाए होते हैं, सेंसर लगाए होते हैं, बड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है उनके पास, यूरोप यूनियन ने दी हुई है उनको ना, हाँ ये जो आदमी इलीगल आ रहे हैं इनको पीछे रोक के रखें। तो उन्होंने वहाँ से फायरिंग शुरू कर दी, हमें ये फिर पीछे ले आए, फायरिंग शुरू कर दी, और 10 से 15 मिनट में ऐसे मतलब तूफान की तरह घोड़े और लाइट्स लेके हमें इन्होंने फिर पीछे जंगल की तरफ इशारा दिया कि भाग जाओ, चुप जाओ जाके। और जो थे वो डैंकर थे, जो वो ईरानी थे, ईरान के थे, उन्होंने हमें टर्की छोड़ के आना था, बॉर्डर क्रॉस करवा के आगे टर्की के एजेंट को दे के हमें वापस आना था। वो भाग गए अपने अपने घरों में, हमें उन्होंने इशारा दिया कि आप जंगल में पीछे चले जाएं, जाके छुप जाएं। तो हम लोग जितना मैक्सिमम भाग सके हम भागते रहे वहाँ से पीछे। फिर सुबह ऐसा ही हुआ, सुबह हो गई, नमाज वगैरह हमने पढ़ी वहाँ पे जंगल में, भूखे थे 3-4 दिन से। अगले दिन नेक्स्ट डे फिर हमने कोशिश की, रात को 12, 12:30, 1 बजे वहाँ से फिर निकले, जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, ये बॉर्डर की लाइन है, हाँ जी, वहाँ तक पहुँचे हम। तो तकरीबन हमें सुबह अजानों का टाइम हो गया था, तो फिर उसने 10-10 का ग्रुप बना के ना तो हमें क्रॉस करवाया। तो आप टर्की के बॉर्डर पे अंडर हो गए? हाँ जी, हम लोग एंटर हो गए। जब जाके आगे पहुंचे हैं तो आगे भी वो इतने ज़्यादा, छोटा सा एक भेड़ बकरियों का वाड़ा टाइप था, उसमें तकरीबन 150-200 बंदा उन्होंने स्टक किया हुआ था, ऐसे खड़े होने की जगह नहीं थी, सिर्फ खड़े होने की जगह थी, वो छोटा सा जो भेड़ बकरियों का जो बाड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अफगानी जो होते हैं ये हमारे साथ जो है ना कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है, ये अच्छा नहीं समझते हमें, किसी को थोड़ी सी टेक भी लगाते हैं, थके होते थे वो हमें आगे से मतलब ठुड्डे मारते थे या बुरा भला, मतलब इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा था। आप लोग जो है अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप जाने के लिए ये सब तकालीफ, ये गैर कानूनी काम, एजेंट्स को पैसे दे के इस लालच में आप जा रहे थे कि आप यूरोप पहुंच के एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। बिल्कुल सोचा कुछ था, लेकिन हमारे साथ इतना ज्यादा कुछ हो गया तो हमने उसका मतलब, और किसी की जान भी जाए जो आपके साथ लोग थे? हमारे बीच जो लड़के थे उनमें से किसी की भी नहीं हुई, लेकिन हमने सुना है कि जो ग्रुप था उसमें कुछ ऐसे लड़के थे जो सेकंड बार थर्ड बार जो। आप टर्की में कितने दिन रहे? फिर टर्की जो मुश्किल टाइम हम लोग वहाँ पे जब वो इस वाड़े में पहुंचे हैं तो सुबह फिर हमें सूरज निकल रहा था, तब एम्बुलेंस आई है ना, ब्लैक शीशे थे उनके ऊपर, रडार लगा हुआ था, उनके अंदर से सीट्स उन्होंने निकाली हुई थी, तो हमें वैसे ही खड़ा करके उसके अंदर, वो बड़ी होती है एम्बुलेंस, उनकी सीट्स खड़ी कर निकाली हुई थी, उनको खड़ा करके वहाँ पे भी 10 आदमी की जगह 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, 40 आदमी थे, खड़ा होने की जगह नहीं थी, जो गिर गया नीचे वो समझे मर गया।
वहाँ से फिर हमें टर्की से बॉर्डर से टर्की से मेन सिटी लेके जा रहे थे। तो मेन सिटी तकरीबन हम 12 साढ़े 12 बजे तक पहुँचे। कभी रुक जाते थे, आगे से सिग्नल मिलता था नाका है अभी ठहर जाओ, फिर आगे से सिग्नल मिलता था अभी क्लियर आ जाओ। आगे इनकी एक गाड़ी होती थी, वो ब्लूटूथ से वो ना उनकी कार कनेक्ट होती थी वो। तो हम लोग फिर वहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ पे जाके टर्की का एक शहर है, वहाँ पे जाके हमें वो पेमेंट करनी थी। पीछे से मैंने घर वालों को कॉल की कि एजेंट को जो है ना 2,20,000 रुपया दे दे। यानी अब अभी यूरोप पहुंचे नहीं है तो 2,20,000 जो है डिमांड आ रही है उन एजेंट्स की, तो आप वो पैसे पे करवाना चाह रहे हैं घर वालों के थ्रू। तो तभी भी उस टाइम भी आपको यकीन था कि आप यूरोप पहुंच जाएंगे और आप इतना पूरे एतमाद थे कि आप पैसे दिलवा रहे थे घर वालों से? वहाँ पे सर और इससे ऑप्शन नहीं था ना कोई भी। वहाँ वो उनकी सेव होती है, तो ना सोने का ना वॉशरूम का कोई भी वहाँ का डिसिप्लिन नहीं होता, खाने पीने का कोई भी। तो वहाँ से ये होता था कि यार यहाँ पे किसी तरह से निकलें। पीछे से भी 20 से 25 दिन हो गए थे जंगलों में जलील होते होते, तो अभी यहाँ तक पहुँचे हैं तो मे भी हमारे लिए कुछ बेहतरी हो, हम यहाँ से आगे निकलें। तो यहाँ से आगे नहीं भी निकल सकते तो पैसे पे करके यहाँ से अपनी जान छुड़वा के वापस ही चले जाएं, लेकिन यहाँ जलालत से जान छूट जाए हमारी। हम लोग फिर वहाँ से पेमेंट की हमने, तो वहाँ से हमें फिर गाड़ियों ने उठाया। गाड़ियों ने उठा के एक बस स्टैंड पे उतारा हमें। वहाँ से उन्होंने टिकटें लेके दी हैं हमें, एक कार्ड बनाया हमारे, वो कार्ड होते हैं उनके ऊपर तस्वीरें लगवाई उन्होंने, वो फेक बनवाए थे उन्होंने ना, विजिटर कार्ड ऐसा कुछ कह लें, जैसे हम अपने सियालकोट से मरी की तरफ जाते हैं घूमने। उनका जो सबसे प्यारा सिटी है जो उनकी, वो इस्तांबुल है, जहाँ पे सब लोग जाते हैं। इस्तांबुल के साथ ही आगे यूरोप स्टार्ट होता है, यूनान का जो है ना बॉर्डर इस्तांबुल के साथ ही है। तो वो बस का जो सफ़र था वो 24 आवर का था, एक दिन और एक रात का। वहाँ से हमने टिकटें वगैरह ली। 3 से 4 दिन हम वहाँ पे भी भूखे पड़े रहे, वो भूखे प्यासे। हाँ, मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है और चोरी चोरी छुप छुप के आप सफर कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस्तांबुल से आगे आप यूरोप में एंटर हो जाए। ऐसा ही है। वो जो एक बस स्टॉप था जहाँ से बसें निकलती थी, जहाँ पे जिसकी हमें वो टिकटें लेके दी थी उन्होंने, वहाँ पे जो मैकेनिकल की दुकानें थी, वो दुकानों में छोटे छोटे रूम थे, वो उनके वहाँ पे एजेंट होते हैं, बंदे होते हैं। उन्होंने 10-10 आदमी वहाँ पे दुकानों पे बिठाए हुए थे कि यार इस दुकान पे मतलब बैठे रहो, जब हमें मुनासिब लगेगा हम आपको निकालेंगे। तो फिर हमारा भी नंबर आया कुछ दिनों बाद, 3 से 4 दिन हमें वहाँ पे भी लग गए, बस स्टैंड पे भी। वहाँ से हम बैठे हैं फिर डेवो में। तो 24 घंटों के बाद काफ़ी बार हमारी चेकिंग भी हुई है वहाँ रास्ते में, लेकिन हमारे पास वो कार्ड था, मास्क थे, और उन बस वालों की भी सेटिंग होती है चौकियों पे। तो हमें वो निकाल के इस्तांबुल तक ले चले गए। वहाँ पे जाकर उतारा। फिर मेरा एक कज़न था, उसको मैंने कॉल की, वो आगे हमें वहाँ से बस स्टॉप से पिक करके लेके चला गया टैक्सी से। फाइनली हम इस्तांबुल पहुँच गए। तो आगे जो है ना यूनान के लिए हमारे पास 4.5 लाख रुपया होना था। फिर हमने टैंकी आगे यूनान, यानी आप पहले 1 लाख रुपया से वहाँ से निकलते हो अपने एजेंट को पे किया, फिर 2,20,000 आपने और पे कराया, फिर कितना 2,20,000 ही दिया इसको, 3,20,000 इसके पास हो गया, 30,000 में पॉकेट में लेके गया था। ठीक है। और अभी और भी पैसे डिमांड कर रहे थे वो? नहीं, तुर्की तक तकरीबन 3.5 तक फाइनल हो गया। लेकिन ये था कि यहाँ जब हम निकले हैं सियालकोट से, तो उसकी ये बातें थी कि हम आपको टूरे के बगैर लेके जाएंगे, सेफ एंड साउंड, मतलब आप वो कह रहे थे अपनी गारंटी में आपको पहुंचाएंगे। डेवो की गेम है, आपको एसी में एयर कंडीशन में बिठा, लेकिन उसके हालात के बरक्स आप लोगों को शदीद मुश्किलात और जान जोखिम में डाल के, अपनी जिंदगी को मुश्किलात में डाल के, ऐसे ही तो ये सफर आपने किया सारा। ऐसे ही। अगर डाले में बिठाते थे 10 की जगह 40 बंदे बिठा लेते थे। अच्छा अब्दुल रहमान, अब ये तो आपने पूरी डिटेल बता दी, सारी इन्फॉर्मेशन दी। जब आप अपने घर से निकले और आप यूरोप के ख्वाब अपनी आंखों में सजा के आप निकले थे और इतनी मुश्किलात लेके, तो आप टर्की भी पहुंच गए, ठीक है, और अब आगे आपने यूरोप जाना था। तो वो कौन सा मकाम था, वो क्या वाकया पेश आया जिसकी वजह से आप फाइनली पकड़े गए थे? जब पकड़े गए तो जाहिर बात आप यूरोप नहीं जा सके, आप जिसे कहते हैं अरेस्ट हो गए थे, ऐसे गिरफ्तार हो गए थे आप। वो कैसे हुए थे और वो क्या वजूहात बनी थी, और गिरफ्तार होके आपसे सलूक क्या हुआ, और फिर आप वतन वापस किस तरह आए थे, और थोड़ा वो बताइए। सर हम 4.5 लाख रुपए आगे वो यूनान में हमें एंटर करने का मांगते थे, वही एजेंट सेम वाले, उनसे कांटेक्ट था हमारा, वो किसी के साथ तो था नहीं।
तो वो घर वालों को मैंने कहा कि वो अरेंज करे किसी तरह, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो मैं अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं एक मतलब यूनान एंटर हो गया तो आगे वहाँ पे यूरो करेंसी है, कुछ भी खेती बाड़ी भी करें तो कम से कम बंदा 60-70 हज़ार 1 लाख तक अपने घर वालों को भेज लेता। लेकिन जो टर्की की करेंसी है वो बिल्कुल लो है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा वो 18-19 रुपये का एक लीरा था, अभी 9-10 का आया हुआ है। तो वहाँ पे हालात बिल्कुल ना डाउन थे। 2000-2500 सैलरी मिलती है तो वो कुछ भी नहीं था बनता ना, 40,000 उसमें से हमने वहाँ पे खर्च भी करना है घर वालों को भी। तो मैंने एक मंथ वहाँ पे काम किया इस पे रेस्टोरेंट पे, गैर कानूनी, बिल्कुल छुप के। हाँ बिल्कुल, 1200 रुपये सैलरी मेरी लगी वहाँ पे। पिज्जे का कुछ काम था तो रेस्टोरेंट में नीचे जो है ना बेसमेंट में रेस्टोरेंट था, वहाँ पे छुपा के मुझे उन्होंने काम लगाया, बर्तन वगैरह वाश करवाते थे ये सारे। तो एक मरतबा मैं बाजार गया हुआ था कुछ लेके, उन्होंने लिख के दिया मुझे कुकने के, ये जाके पर्ची दिखाना वो तुम्हें सामान देंगे, ये पैसे दे के आ जाना। वहाँ से मैं बाजार से निकल रहा था तो उनको देख के पता चल जाता है ये पाकिस्तानी है या ये इंडियन या ये बांग्लादेश है, शक्ल से उनको पता चल जाता है क्योंकि उनकी हाइट लंबी होती है, रंग साफ होते हैं उनके। लेकिन तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मुझे पता था ये पुलिस वाले हैं, तो मैं नहीं रुका, मैं गलियों में आ गया उनके ना मतलब रन करना शुरू कर दिया। वो मेरे पीछे भागे थोड़ी देर तक, जब मैं नज़र आता रहा हूँ, जब मैं उनको से ओझल हो गया तो फिर वो भी कहीं चले गए हैं। तो मैंने फिर घर आके ना डिसाइड किया कि यहाँ पे मज़ीद रहना मुश्किल है, मतलब मैं इतनी मुश्किल से आया हूँ तो मेहनत सारी ज़ाया होगी। घर वालों को मैंने थोड़ा फोर्स किया कि मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि यूनान से आपको उठा के पीछे नहीं फेंक सकते, यूनान से पाकिस्तान नहीं डिपोर्ट कर सकते। अच्छा, यूनान अगर आप एक दफा पहुंच जाते हैं फिर आप डिपोर्ट नहीं हो सकते, डिपोर्ट नहीं थे हो सकते। तो टर्की से डिपोर्ट हुए बेसिकली आप टर्की में। फिर मैंने घर वालों को फोर्स किया कि मुझे जो है ना वो किसी तरह यूनान पहुंचाएं। घर वालों ने कुछ मतलब पैसे कहीं से उठाए, कुछ वो जानवर वगैरह बेचे। यानी आप घर वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपकी वजह से? तो जिद करता था, लेकिन मैंने बताया हुआ था मैं मुश्किल में हूँ, जो मेरी वो मेहनत था वो सारी ज़ाया हो जाएगी। मैं एक मरतबा ऐसे पकड़े जाने लगा था, फिर मुश्किल से अल्लाह ने बचाया, तो मैं अब जाना चाहता हूँ आगे। उन्होंने किसी तरह करके वो 4.5 लाख रुपए का अरेंज किया। तो हम लोग निकले ट्राले की गेम में, ट्राला पूरा भरा है उन्होंने आदमियों का, आगे पीछे उन्होंने कुछ सामान लगा लिया, कर्टन लगा के वो पैक वगैरह करके हमें पहले उन्होंने बताया सामान ले लो, खाने का, बोलना नहीं, अंदर आवाज़ नहीं करनी वगैरह वगैरह। तो हम लोग जब निकले हैं तो वहाँ से इस्तांबुल से तकरीबन 1 दिन का सफ़र है ना यूनान का। तो यूनान के बॉर्डर पे जब हम लोग पहुँचे हैं तो टर्की में और यूनान में जो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल है वो एक नहर है, ठीक है, उसमें पानी बड़ा ठंडा चल रहा होता है, वो नहर ही है। वहाँ पे एजेंटों ने हमें वो उनके पास वो ट्यूब थी, उनके ऊपर हमें वो नहर क्रॉस कराई, उन्होंने आगे जंगल में बिठा दिया। सुबह जब थोड़ा थोड़ा मतलब दिन निकल रहा था तो ब्लैक मर्सिडीज़ आई, ब्लैक शीशे थे उनके, फेक नंबर प्लेट लगी हुई थी, उनको पॉइंट बताए हुए थे कि इस पॉइंट पे आपने जाके बैठना है, तो ये ब्लैक कलर में मर्सिडीज़ आएंगी, जब आएंगी तो जल्दी से आपने उनके अंदर जो है ना बैठ जाना। तो 2 मर्सिडीज़ आई, उनमें वो पीछे वाली सीटें भी निकाली हुई थी, उन्होंने डिक्की भी बिल्कुल मतलब क्लीन की हुई थी। डिक्की में कुछ 6-7 लड़के बिठाए उन्होंने, 6-7 आगे पीछे वाली सीटों में बिठा दी उन्होंने। और वो वहाँ पे ग्रीका था जो ग्रीस का ना, आगे वो था, साथ उसकी फैमिली थी, बीवी थी उसकी, ताकि वो मेन गाड़ी की स्क्रीन आगे से कोई बंदा देखे तो उसको यही जज हो कि ये यूनानी है, फैमिली, यूनानी फैमिली है, हाँ फैमिली या कहीं से आ जा रहे हैं, शक ना हो। लेकिन सर वो वहाँ पे यूरोप स्टार्ट हो जाता है और ये बड़ी देर से डेंकी का काम शुरू हो रहा है, हमारी ओर से भी पहले लोग जा रहे हैं। मतलब ये बात तो फैक्ट है कि बहुत बहुत अरसों से, सालों से मतलब ये लोग जो है गैर कानूनी तरीके से यूरोप में, अभी वो लोग तंग आ गए हुए हैं, उन्होंने ऐसे ब्रिज बनाए हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं, कोई ट्रक का आपका गुजर है ना नीचे से सेंसर, तो वो उनको देख लेते हैं, वो मतलब आप कहना चाह रहे हैं थर्मल सेंसर लगे हुए हैं, उससे जो है इंसान पता लग जाता है कि इसके अंदर कितने लोग हैं, अंदर इंसान है, इसके अंदर वो कोई सामान है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो सिग्नल देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, फिर वो आगे जो नाका होता है वहाँ पे वो रोक लेते हैं, चेक। हमें ये गाड़ी से लेके गए हैं तो इस गाड़ी में से ही मतलब वो ब्रिज वगैरह से कोई सिग्नल मिला इनको। आगे हमारे एक गाड़ी थी, फोर्ड डाला था जो खाली था, जो इसको पीछे वाली हमारी 2 मर्सिडीज को सिग्नल दे रहा था, ब्लूटूथ इन्होंने कनेक्ट किए हुए थे, ग्रीस में ये बातें कर रहे थे, तो वो सिग्नल दे रहा था कि क्लियर रास्ता।
एक मरतबा उसने ये भी कहा कि आगे थोड़ा खतरा है, तो इसने ना गाँव की तरफ रोड से नीचे गाड़ी उतार ली ना, गाँव की तरफ। तो वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग खड़े रहे हैं, तो फिर इसने बताया कि मतलब रोड क्लियर, अभी आ जाओ। पुलिस को राउंड पे देखी होगी कोई गाड़ी। फिर हम लोग निकले हैं आगे। जब हम लोग मेन सिटी में एंटर हुए हैं तो रश था काफ़ी सारी ट्रैफिक थी। तकरीबन सुबह हो गई हुई थी ना, 7:30-8 का टाइम हो गया था। तो हम लोग सिटी में एंटर हो रहे थे बिल्कुल अभी। तो बच्चे सुबह स्कूल आ जा रहे थे, लोग ड्यूटी पे जा रहे थे। तो पीछे से जब हम लोग किसी ब्रिज से नीचे से गुजरे हैं ना, तो उनको पता चल गया था कि ये गाड़ियों के इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने वाली है। 2 कारें हैं, उसके अंदर कम से कम 20 लोग हैं। तो उन्होंने वो सिग्नल दिया, वो आगे उन्होंने एक चौराहे पे ना वो नाका लगा लिया। हमारे जो आगे गाड़ी थी वो भी मिस हो गई ना, जो रास्ता देख के उनको बता रही थी। तो वो आगे पीछे कहीं हो गई, या वल्लाह वो अपनी घर चली गई। उसको यही पता था कि अभी सिटी में एंटर हो गए हैं, अभी सेफ हैं, ये जंगल के रास्ते से निकल आए हैं, तो अभी मसला नहीं। तो अचानक से आगे हम लोग देख रहे हैं कि एक चौक है, वहाँ पे हमें ये पता था कि सिग्नल बंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन जब हम लोग करीब गए हैं तो हम लोग देखते हैं कि आगे वो एक गाड़ी को जो है ना, स्कूल के बच्चों वाली बसों को भी वो चेक कर रहे हैं, नीचे से ऊपर से अंदर। जब ये सीन उसने देखा, वो जो ग्रीका था, हम लोगों को तो मतलब थोड़ी बहुत सजा देते हैं ना, उनको वो कहते हैं कि ये तुमने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है, उसको कम से कम 20 साल जो है ना वो सजा देते हैं, कुछ फाइन भी देते हैं उसको। तो वो रोड के ऊपर ही गाड़ी छोड़ के ना, फेक नंबर प्लेट लगाई हुई थी, मेरी भी गाड़ी भी चोरी की थी। ऐसे डोर उसने ओपन किया और भी नीचे पहाड़ियों की तरफ ना वो भाग गया। तो जब पीछे से हॉर्न की आवाज़ें आई हैं, जब हमारी गाड़ी स्टक हो गई है, पीछे ट्रैफिक थी हमारे, तो हम लोग भी ऐसे बैठे हुए थे। तो फिर वो पुलिस के जो लड़के थे ना, वो कुछ भागते हुए आए हैं, उन्होंने आके हमें बाहर निकाल के वहाँ साथ ही एक चौकी थी, बस उनको पता चल गया 2 गाड़ियाँ थी, हमने पकड़ ली हैं। उन्होंने वो नाका हटा दिया, लोग चले। वहाँ पे फिर हमको वो चौकियों पे हमारी तलाशी हुई है, सारे कपड़े उतार के अंडरवेयर में सारी पूरी उन्होंने तलाशी ली। हमारी तलाशी ले के कुछ लड़कों पे जिनको ऊपर शक था थोड़ा बहुत, उनको मारते भी रहे हैं कि तुम्हारा रहबर कौन है। अपनी लैंग्वेज में वो गालियाँ भी निकालते रहे हैं, ठुड्डे मार। वो क्रिश्चियन थे और 7-7 फीट उनके कद थे, और बहुत हरामी लोग थे। ये नहीं थे देखते कि इसको मतलब पेट में लग रहा है, फेस पे लग रहा है। आप पे बेईमाना फिजिकल उन्होंने तशद्दुद सेफ्टी शूज उन्होंने वो पहने हुए थे इतने से बड़े, और उसी से आपको मारते थे, उसी से मारते थे। तो गन उतार के, उसका वो बट होता है पीछे। आप गिरफ्तार हो गए फिर आप फाइनल? हाँ, वहाँ पे फिर उन्होंने हमें रखा, तकरीबन सारा दिन हमारी वो तलाशी वगैरह करते रहे। उन्होंने हमारी तस्वीरें ली, फ्रंट से भी, साइड से भी, बैक से भी, हमारी हाइट ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। हाँ जी, हाइट वगैरह हमारी नापी उन्होंने, मशीनों से गुजार। ठीक है, थोड़ा मुख्तसर बात करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो आप गिरफ्तार हो गए? हाँ जी बिल्कुल। तलाशी वगैरह में अपना प्रोसेस ले गए, हमारे फिंगर ले गए, तस्वीरें। फिर आप जेल में रहे वहाँ पर? हमें फिर किसी और जगह उन्होंने शिफ्ट किया। कितना अर्सा वहाँ रहे? वहाँ पे एक रात रख के हमें जूस और एक बन टाइप दिया। फिर दूसरे दिन हमें दूसरी जगह उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी और जगह भेजा हमें। वहाँ पे भी सेम प्रोसेस, हमारे फिंगर हुए, हमारा एक बंदे का। जेल पे रहे आप? मैं बता रहा हूँ, अभी उसी तरफ आ रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। वहाँ पे एक यूरोप यूनियन की लेडीज आई, उसने आके हमारे एक बंदे का इंटरव्यू लिया कि आप क्यों इस तरह इलीगल आ रहे हैं, आप किस लिए आ रहे हैं, किस मिशन पे आ रहे हैं, किस लिए आपने किसने आपको किस लिए भेजा है, आप क्या करना चाहते हैं यूरोप में जाके, कुछ नुकसान पहुँचाएंगे वगैरह। तो हमने बताया ये मतलब हम रिजल्ट के लिए। उसने कहा कि आप लीगल तरीके से आए, वीज़ा अप्लाई करें, वर्क वीज़े पे आके काम कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करें, इसका मतलब आप मतलब गैर कानूनी काम करें। वो कह रही थी कि आप इलीगल थ्रू लीगल प्रोसेस आओ, बाय एयर आओ, मतलब वर्क वीजा, रेजिडेंसी लेके आओ, पासपोर्ट लेके आओ, ऐसे आप क्यों आ रहे हैं। उसने एक बंदे का इंटरव्यू लिया लेके, फिर उनका भी कुछ प्रोसेस था। उसके बाद 2 दिन उन्होंने हमें उस थाने में रखा जहाँ वो एक कैंप टाइप था ना। ठीक है। वहाँ पे हर हमें 6 लड़कों को एक रूम मिला, उसमें नहाने का था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है ना, मैं फिनिश कर रहा हूँ अभी, 2 दिन हम उधर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमें उसी गाड़ी में बिठा के जंदरमानों से कॉन्टेक्ट किया, ये जो तुर्की की फौज थी। फिर इसके हवाले हमें करके वो बॉर्डर क्रॉस करवा के, नहर क्रॉस करवा के हमें ऐसे अरेस्ट किया हुआ था। हमने पीछे से कपड़े उतारे हुए थे, सर्दी थी इतनी ज़्यादा। फिर आगे जंदरमानों ने बिठाया हमें, वो आके अपने कैंप में ले के आए, और वहाँ पे उन्होंने फिर
उन्होंने भी काफ़ी तशद्दुद किया, फिंगर लिए, तस्वीरें ली हमारी, और 3 माह उन्होंने अपने कैंप में रखा। वहाँ पे लड़कों को हारिश पड़ी हुई थी, नहाने का कोई इतना बंदोबस्त नहीं था, बहुत ज़्यादा जुलालत थी। खाना मतलब दिन में 1 बार दे रहे हैं, कभी 2 बार दे रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं था वहाँ पे। तो घर में बात करने का कोई तरीकाकार नहीं, सारा सामान उन्होंने ले के रख लिया अपने पास। तो 3 माह हम उसी कैंप में रहे। फिर हमारे वो फिंगर वगैरह जो है ना हमारी एम्बेसी को सेंड किए हुए थे, तो हमारी एम्बेसी ने हमारा डाटा दिया इनको, तुर्की वालों को। तो फिर हम लोग जो है ना वो हमारा आउट पास बना, उसके ऊपर उन्होंने। तो आप लोग फाइनली बाहर आए? हाँ जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये स्टोरी थी अब्दुर्रहमान की। इस तरह के कितने हज़ारों नौजवान हैं जो गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी जाएं कानूनी रास्ता अपनाएं, थ्रू प्रॉपर वीज़ा जाएं, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें। आपने पूरा इनका वीडियो में इनकी बातें सुनी, कितनी ख़तरनाक, और ये खुशकिस्मत है कि बच गए थे। और उसमें कितने लोग जो हैं वो उधर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और उनकी जो है बॉडीज़ भी नहीं मिलती। ऐसे ही है, कैंकर रास्ते में मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं। तो ये इनकी स्टोरी थी। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि बताना था कि खुदारा मेरी इल्तजा है नौजवानों से कि कोई भी गैर कानूनी काम मत करें। अगर पाकिस्तान में कुछ भी कर रहे हैं तो वो बहुत बेहतर है, बजाय कि आप गैर कानूनी रास्ता अपनाएं और आप जहां भी जाएं कानूनी तरीके से जाएं। और ये जो रास्ता अपनाना है ये सिर्फ मौत की तरफ लेके जाता है और रुसवाई की तरफ लेके जाता है। तो थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान, आपका हमारे ब्लॉग में आने का और ये इन्फॉर्मेशन देने का। तो एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दोबारा इंशाल्लाह बात होगी। थैंक यू सो मच।